आज मैं 50 वर्ष का हो गया हूं। जन समुदाय मेरे आने वाले 50 वर्षों की बात करने में व्यस्त हैं, पर मेरा मन बार बार उस स्वर्णिम दौर को देखना चाहता है जब मेरी स्थापना हुई। मेरी कहानी प्रारंभ होती है आज से 2000 वर्ष पूर्व, जब कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य ने पंच परमागमों की रचना की और उनकी परंपरा में 275 वर्ष पूर्व जयपुर नगरी में अनेक महान विद्वान हुए। जब से जयपुर बना है तो करीब 350 वर्ष हो गए, तब से ही ये जैनियों की नगरी मानी जाती रही है। जो महत्व हिंदू धर्म में हिंदू धर्म वालों के लिए काशी का है, वही महत्व जैनियों के लिए जयपुर का है। जयपुर में आरंभ से ही जैन विद्वान हुए हैं। उन्हीं में से एक थे पंडित टोडरमल जी, जिनके साहित्य का प्रभाव आज भी मोक्ष मार्गी जीवों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अपने मुंह से मैं पंडित टोडरमल जी की क्या महिमा गाऊं। टोडरमल जी ओरिजिनल विद्वान थे। खुद जयचंद जी छाबड़ा ने ये बात लिखी है, टोडरमल जी की प्रतिभा मेरे में नहीं है। वे नवीन ग्रंथ लिख सकते थे। मैं तो कोई ग्रंथ हो तो उसका अनुवाद कर सकता हूँ, टीका लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल ग्रंथ नहीं लिख सकता। तो जो प्रतिभा टोडरमल जी में थी वो और लोगों में नहीं थी। ऐसे पंडित टोडरमल जी की प्रतिभा ने प्रभावित किया सौराष्ट्र प्रांत के उमराला गांव के श्वेतांबर मतावलंबी गुरु काहान को, जिन्हें आज पूरा मुमुक्षु समाज गुरुदेव श्री के नाम से पुकारता है। अवतारी कुंद कुंद के समय सार और पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इन दो शास्त्रों से उनका जीवन बदला है। उनने अपना पंथ बदला। वे मुनि अवस्था छोड़ के दिगंबरों के ग्रस्त बने। इतनी बड़ी क्रांति उनके जीवन में टोडरमल जी के माध्यम से हुई, तो टोडरमल जी के बारे में उनके चित्त में महिमा आना एक स्वाभाविक है। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने इस युग में अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति की है और बहुत से भव्य आत्मार्थी लोग उनसे प्रेरणा पाकर के इस मार्ग में लगे हैं। उनमें से ही एक थे जयपुर के प्रमुख जौहरी श्री पूरणचंद जी साहब गोदी का। मोक्ष मार्ग जो शास्त्र था वो पंडित टोडरमल जी साहब ने उसके रचयिता थे और वो फादर के ही पूर्वज हुए, मतलब हमारे ही पूर्वज हुए। और टोडरमल जी जयपुर के थे, गोदिका थे। जब गोदिका जी उनके यहाँ पहुँचे तो उन्हें ये सहज ही विकल्प आया कि एक गोदिका तेरे गोत्र का है टोडरमल जी और जयपुर में है, उनका बहुत बढ़िया स्मारक एक जयपुर में बनना चाहिए। उनने ये भावना गोदिका जी के व्यक्त की और गोदिका जी ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि मैं टोडरमल स्मारक भवन बनाऊंगा। और उन्होंने अकेले दम पर किसी दूसरे लोगों से सहयोग लिए बिना अपने खुद का पैसा लगाकर ज़मीन खरीदी और ये टोडरमल स्मारक का निर्माण किया। मेरे निर्माण के बाद पूज्य गुरुदेव श्री की हाजिरी में एक बहुत भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। उसी समय विशाल स्मारक भवन और गोदिका जी के उत्साह को देखकर गुरुदेव श्री को परिणाम आया। जब स्मारक की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई और मंदिर के पंच कल्याणक पे गुरुदेव आए, तब उन्होंने ज़रूर ये कहा था कि भाई जड़ तो तुमने खड़ा कर दिया, इसमें चेतन कैसे आए। तो इसके लिए कोई यहाँ रहने वाला तो होना चाहिए कि कोई पंडित आवे तो
पाटनी जी ने शायद बताया, भारिल जी आए तो फिर वहाँ से गुरुदेव ने सब किया कि नहीं पूछा वो कि यहाँ आने को रहने को तैयार है। पंडित साहब को सुनने के लिए इंदौर गए। वहाँ से उनको ये हुआ कि मेरे लिए यही सही है। उन्होंने पंडित साहब को प्रपोज किया और वो फिर जयपुर आए। उन्होंने प्रस्ताव रखा तो भारिल जी ने पूछा कि किस लिए, मुझे क्या करना है। उनके ये गहन में था कि मैं कोई चीज़ ऐसी करूं जिससे शास्त्रों का पठन पाठन सब चीज़ शुरू हो और लोगों के समझ में आए कि अपना जैन दर्शन एक्चुअली है क्या, जिससे ये चीज़ एक तो लंबी चले। तो मैं समझ गया। मैंने कहा मैं आपसे 3 दिन बाद बात करूंगा। मैंने 3 दिन में एक योजना बनाई करीब 16 पेज की और उनको बताया कि जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने उसको पलटा पलटी की और बोले कि ठीक है, आपको जो समझ में आए वो कीजिए, सारी व्यवस्था करना हमारी ड्यूटी है और ये काम करना आपकी ड्यूटी है। गोदिका जी के इन भावपूर्ण शब्दों ने मेरे आने वाले भविष्य की नींव रख दी और साथ ही डॉक्टर भारिल्ल को जैन तत्व ज्ञान को अपनी योजना के अनुसार प्रचारित प्रसारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की। फलस्वरूप मेरा अभ्युदय हुआ। कि टोडरमल स्मारक क्या है? एक शिक्षा का केंद्र है, एक मंदिर है, अध्यात्म का केंद्र है या मुमुक्षुओं का केंद्र है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए कि वो क्या नहीं है। वो हर चीज़ है जो एक संस्था में होना चाहिए। इट इज़ अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। जैन बीतरागी जैन तत्वज्ञान जो है, जो आदिनाथ का भी है, महावीर का भी है, कुंद का भी है, स्वामी जी का भी है और हमारा भी है। इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाना, उस लेवल से काम करने का उद्देश्य ये टोडरमल स्मारक भवन का मेन मिशन है, उद्देश्य। और इस मिशन की प्राप्ति के लिए अनेक योजनाएं मुझ में से संचालित होती रहीं, जिनका परिचय मैं आगे देता रहूंगा। पर अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 1977 में कुंद तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा संचालित पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय की स्थापना की ओर। थोड़ा इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। ये विद्यालय खुला क्यों? आखिर दादा ने विद्यालय इसलिए खोला कि यहाँ से जो विद्वान निकलें वो आगम और अध्यात्म की रुचि वाले हों और आगम के ज्ञाता हों, तो वो दोनों पक्षों की मतलब दोनों नयों की शैली से बात करेंगे तो समाज सही होगी। या विद्या सा विमुक्तये, विद्या उसे कहते हैं जो हमारी मुक्ति का साधन बने। तो लौकिक काम की सिद्धि करे वो वास्तविक विद्या नहीं है। ये आत्मा के कल्याणकारी विद्या है, इसलिए ये विद्या का महत्व है। और ये निपट तो है गुरुदेव की, और गुरुदेव के बाद में हुकुमचंद से पंडित जी के साथ संबंध हुआ तो उनके मन की निपट है विद्यालय। तो ये है बस सबके साथ में बाबू भाई, खिमचंद भाई, लालचंद भाई, युगल जी सब साथ पे थे। नहीं, बाबू भाई का तो निरंतर उसके प्रति सर्वस्व समर्पण था और सारी आर्थिक जिम्मेदारी उन्होंने अपने माथे पर ले रखी थी। इसलिए उन्होंने कहा कोई विद्यार्थियों से एक पैसा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री लॉजिंग, फ्री बोर्डिंग, और हमको ये जैन दर्शन का विशेषज्ञ विद्वान उन्हें बनाना है। और मैनेजमेंट का काम पाटनी जी ने संभाला। तो इस तरह पाटनी जी और बाबू भाई और हमने सबने मिल करके इस महान काम को किया है। गुरुदेव जयपुर को सोनगढ़ का ही एक अंग मानते थे। भरे प्रवचन में मतलब चलते प्रवचन में कहा, हमारे लिए तो जैसा सोनगढ़ का ये बोर्डिंग है वैसे ही जयपुर का विद्यालय है। क्योंकि मजबूत नींव पर ही मजबूत महल खड़े होते हैं, अतः हमारे कनिष्ठ के विद्यार्थियों की शिक्षा नमोकार मंत्र से चालू होकर वीतराग विज्ञान पाठमालाओं, 6 ढाला और परीक्षा मुख जैसे न्याय ग्रंथों पर संपूर्ण होती है। आइए चलते हैं कनिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थियों के पास और देखते हैं कि किस प्रकार बनते हैं पत्थर में से भगवान और बालक से विद्वान। हमारी भूल क्या होती है
कि हम वैसा जो तत्व हैं उनको वैसा ना मान करके विपरीत मान लेते हैं, विपरीत ही आचरण करते हैं, विपरीत ही उनका ज्ञान करते हैं। इसलिए संसार समुद्र में अपन भ्रमण कर रहे हैं। 7 तत्व के स्वरूप को एक नाव के माध्यम से समझा है। वस्तु का जो भाव है वही तत्व है, और ये जो तत्व हैं ये 7 प्रकार के हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। गुरुदेव के सामने ही डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि आप बड़ों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि बालकों से प्रचार प्रसार प्रारंभ किया जाए। और इसी उद्देश्य से बालकों के लिए उन्होंने बालबोध पाठमालाएँ लिखना प्रारंभ की। और हम जब शुरू में किताबें लिखते थे तो हम गुरुदेव के पास ले जाते थे और आद्यो बांत उन्हें पढ़ के सुनाते थे। और वहाँ जो सोनगढ़ में विद्वानों की मंडली थी, राम जी भाई, पंडित हिम्मत भाई, खेमचंद भाई, वो सब लोग बैठते थे और उसे पास करके फिर छपाते थे। बाल बोध के माध्यम से तो हम ये जो तत्व ज्ञान की क ख ग सीखते हैं। अधिकांश आप देखोगे बाल बोध भाग 1, 2, 3 और वितरा विज्ञान वगैरह में सब में 8-8 पाठ हैं। चाहे वो और चारों अनुयोग सम्मिलित हैं, चाहे प्रथमानुयोग में भगवान महावीर का चरित्र हो, पार्श्वनाथ का हो, नेमिनाथ का हो। चरणानुयोग में भी भक्ष संबंधी, सदाचार संबंधी, गुणस्थान संबंधी चर्चाएं आई हैं। करणानुयोग संबंधी 3 लोक का है, कर्म बंधन की प्रक्रिया है, ये सारे पाठ आए हैं। और द्रव्यानुयोग में 7 तत्व का और भेद विज्ञान की चर्चा तो उसमें है ही, तो निश्चित ही उसमें सारे मूल तत्व आ गए हैं। भले ही आप पंडित होने के बाद में चारों अनुयोगों के महाज्ञाता हो जाओगे, लेकिन हमारे बालबोध को भी आप पढ़ लोगे तो आपको आंशिक चारों अनुयोग के ज्ञाता तो आप यहाँ से भी हो सकते हो। हम जब प्रवचन करते हैं तो बहुत से लोग, नए युवा जो प्रभावित होते हैं, वो पूछते हैं कि आप बताइए, हम स्वाध्याय शुरू करना चाहते तो कहाँ से करें। तो मैं उनको यहाँ से बताता हूँ, मिथ्यात किसे कहते हैं। ये बात आज बहुत से लोगों को नहीं पता, बालबोध में सिखाई जाती है। कषायें क्यों उत्पन्न होती हैं और कषायें कैसे मिटें, इसका जवाब अच्छे पंडित नहीं दे सकते, और ये बालबोध में सिखाई जाती है। इंद्रिय ज्ञान है क्यों है, ये बात बालबोध में सिखाई जाती है। तो बालबोध में तो ऐसा ज्ञान भरा है कि जो समझ लो विद्वता रूपी वटवृक्ष का बीज है। अब बाल बोध और वीतराग पाठमालाओं की श्रृंखला तैयार थी, पर चैलेंज था कि इन्हें पढ़ाया कहाँ जाए। इसके लिए पाठशाला समिति बनाई गई, जिसके अंतर्गत देश भर में पाठशालाएं खोली गईं और उनके सुचारू रूप से संचालन के लिए निरीक्षक की नियुक्ति भी की गई। साथ ही शिक्षा की मूल्यांकन के लिए परीक्षा बोर्ड बनाया गया, जिसके तत्वाधान में प्रति वर्ष परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। आज तक बाल बोध के 53, वीतराग के 29, तत्वज्ञान पाठमाला के 14 संस्करण छप चुके हैं तथा कुल 15 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। ये पाठमालाएं 8 भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। देश भर में 570 पाठशालाएं खोली गईं। देश भर में 4,72,000 छात्रों ने परीक्षा दी। आओ पुनः चलते हैं अपने विद्यार्थियों के पास, जो वरिष्ठ उपाध्याय में आकर तत्व ज्ञान पाठमालाओं, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, न्याय दीपिका और संस्कृत भाषा को पढ़कर आने वाले वर्षों की कठिन शिक्षा के लिए अपने को तैयार करते हैं। कोई अपने से कोई दूसरा से प्राप्ति होती नहीं, शास्त्र की प्राप्ति नहीं होती, गुरु से प्राप्ति नहीं होती, तीर्थंकर से प्राप्ति नहीं होती। चीज ऐसी है, अपना निज स्वरूप तो पहले कहा में चीज में। ओम नमः सिद्धिव्या। अभी हमने परम पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के माध्यम से छड़ाला के ऊपर उनके कहान वाणी का लाभ लिया। उसमें से आए कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। आत्मा निज शुद्ध स्वरूप, उसकी शुद्ध श्रद्धा प्रतीत करना वही सम्यक दर्शन कहलाता है। ज्ञान के 3 दोष बताए गए हैं: कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास
और स्वभाव विपर्यास। अब हमारे प्रयोजन क्या है इसमें कि भाई इस द्रव्य को हम अपनापन करें, गुणों के भेद को भी गौण करके संपूर्ण गुणात्मक वस्तु मैं हूँ ऐसा हम श्रद्धा करें, गुणों से पहचान करें द्रव्य की और उसमें अपनापन करें, तो अपने आप जो पर्याय निकलेगी वह केवल ज्ञान में होकर के अनंतता को प्राप्त हो जाएगी। तो द्रव्य गुण पर्याय को समझने का सार इतना ही है। गुण किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ बताइए। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में तथा संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे ही गुण कहते हैं। मैं यहाँ से उच्चारण करता हूँ, आप लोग उसको रिपीट उच्चारण कीजिएगा, ठीक है? आई ओण, रिन रिक, ए ओंग, आई औच, है वरट, लाण, यम गणनम, जबई, घड़ धश, जब गड दश, खप चटर्थ चटताओ, कपाया, शश शर, हल। सबसे पहले पाठमालाएं लिखी, फिर उन पाठमालाओं को पढ़ाने के लिए पाठशालाएं खोली, फिर पाठशालाओं में वो पाठशालाएं खिलाईं तो उनकी परीक्षा लेने की व्यवस्था की। जब परीक्षा ली तो देखा कि वो ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तब ये आवश्यकता महसूस की गई कि इन पाठमालाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। तब एक प्रशिक्षण शिविर की योजना बनी। ग्रीष्मावकाश के दिनों में 20 दिन तक जिस प्रकार सरकार जो ट्रेनिंग बीएड में के माध्यम से 1 साल में शिक्षकों को देती है, उसे छोटे रूप में 20 दिन में अध्यापकों को दिए जाने का कार्यक्रम बनाया गया। इसलिए यहाँ अलग से सैद्धांतिक कक्षा लगाई जाती है, क्योंकि जो बच्चा प्रशिक्षण शिविर में आया है वो अकेला विद्यार्थी नहीं है, वो उसका अध्यापक बनने वाला है। तो एक अध्यापक के स्तर पर जो गहराई होनी चाहिए वो देने का हम प्रयास करते हैं। और नहीं तो पहले क्या होता था, पाठशाला में गए बच्चे, उनने बोला तुमने कितना याद किया, तो उनने बोला हमने इतना याद किया, बस उनने उनको सुना दिया, बात कर चलो छुट्टी हो गई जाओ। तो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको थोड़ा पढ़ाने में ज़्यादा लाभ होगा। उसमें 1 साल एक व्यक्ति 1 साल बालबोध का प्रशिक्षण लेता है, नेक्स्ट ईयर में वो प्रवेशिका का प्रशिक्षण लेता है। सत्य बात तो ये है कि इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से आज रोटी बनाने वाली बहन क्लास चलाती है बालबोध की, तत्व ज्ञान की। आज एक वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो ये केवल 1000 विद्वान ही नहीं, देखा जाए तो हर गांव में सैकड़ों बहनें, सैकड़ों भाई इस प्रशिक्षण शिविर और सामान्य शिविरों के माध्यम से तैयार हुए हैं। शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों से काफ़ी लाभ होते हैं, क्योंकि लोग जहाँ भी होती है वहाँ निरंतर सुनते हैं। मैं तो अपनी देवलाली की बात करता हूँ कि हमारे यहाँ श्वेतांबर स्थानकवासी साधु साध्वी भी आते हैं और विद्वान के बाद जब सुनते हैं तो वो जो वाड़ाबंदी है उसमेम थोड़ा फर्क आता है। आज तक 35 से अधिक गांवों में कुल 50 शिविर आयोजित हुए हैं और 10,572 संख्या में प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित हुए हैं। पर फिर आवश्यकता महसूस की गई जैन दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों की गूढ़ चर्चा के लिए प्लेटफॉर्म की, और इसके लिए प्रारंभ हुए जयपुर के दोनों शिविर। मेरी दृष्टि में तो शिविरों के माध्यम से गुरुदेव ने जो परंपरा शिविरों की डाली है उसके माध्यम से सर्वाधिक जीव लाभान्वित होता है। जयपुर के जो शिविर हैं वहाँ जो पढ़ाने की पद्धति है, जहाँ पढ़ाने वाले विद्वानों का जो चयन किया जाता है, जैसे जब हम पढ़ते थे तो बाऊ भाई थे, लालचंद भाई थे, खेमचंद भाई आते थे, युगल जी आते थे। तो उस शिविर लगाने से लोगों को उन सब विद्वानों के चिंतन की गहराई का लाभ सहज ही मिल जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ आकर हमको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तत्व ज्ञान शिविर, कक्षाएं, परिचर्चाएं ये सुनने को मिलेंगी, इसलिए उसका मन यहाँ स्मारक में आने का होता है। मैंने कोई भी शिविर ऐसा नहीं है जो अटेंड नहीं किया हो।
और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे दैनिक जीवन में ही फ़ायदा हुआ और धर्म की भी बहुत रुचि बढ़ी। यहाँ तक कि फिर मंदिर बनवाया किशनगढ़ में और पंच कल्याणक करवाया और आज गुरुदेव का तत्व प्रचार प्रसार हम वहाँ पे करते हैं। टोडरमल स्मारक के अंदर जो शिविर लगता है उसमें विद्वानों के लिए शिविर लगता है और मुझे ये कहने के अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो विद्वान यहाँ टोडरमल स्मारक के 10 दिन का शिविर अटेंड करते हैं वे गांव-गांव में जाकर के उसी तत्व ज्ञान को जो 10 दिन में सीखा है पूरे वर्ष भर चलाते हैं सभाओं में। जो विद्वान हैं उनको स्मारक में आने से क्या मिलता है, उनको तो वो तो सब समझे हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि गणधर को तीर्थंकर के समर्पण में क्या मिलता है, इसलिए स्मारक में आने से उसके अंदर नवीन ऊर्जा जागृत होती है। तो एक स्वाध्याय की एक क्रांति को बल देने के लिए ये शिविरों का बहुत योगदान है। कुंद कुंद काहान ट्रस्ट द्वारा संचालित अगस्त माह के अभी तक 40 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित अक्टूबर माह के अभी तक 18 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। अब मेरे विद्यार्थी बड़े हो गए हैं और यूनिवर्सिटी से संचालित बीए के प्रथम वर्ष अर्थात शास्त्री की पढ़ाई में अध्ययनरत हैं। इस वर्ष में यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले जैन शास्त्रों के अतिरिक्त हमारे यहाँ हम उन्हें चारों अनुयोगों का विशेष ज्ञान कराने के लिए गुण स्थान विवेचन, रत्नकरंड श्रावकाचार, क्रमबद्ध पर्याय और पद्म पुराण का विशेष अध्ययन कराते हैं। जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिणेन नियदम जम्मं वा एव मरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक दिवारेदुम इंदो वा तह जिणेन्दो वा। क्रमबद्ध पर्याय और क्रम नियमित पर्याय ये दोनों एक ही बात है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रम नियमित ही होती है और क्रम नियमित का अर्थ है प्रत्येक पर्याय अपने अपने क्रम से ही होती है, उनमें किसी प्रकार का फेरफार संभव नहीं है किसी भी स्थिति में। बतला सकते हैं आप लोगों में से कोई कि क्रमबद्ध पर्याय या क्रम नियमित पर्याय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य कुंद देव के ग्रंथादिराज समय साह की 308 से 311 तक की गाथाओं पर जो अमृतचंद आचार्य की आत्मख्याति टीका है उसमें उन्होंने क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया है। ये गुणस्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, यह हमें देखना है। हम सभी ये जानते हैं कि 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में गुणस्थान नाम का कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए गुणस्थान द्रव्य तो नहीं है। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से प्रकाशित होने वाले साहित्यों में मूल आचार्यों और विद्वानों के ग्रंथ है, उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के ग्रंथ है, प्रकाशन है, और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब रतनचंद जी भारील साहब इनके द्वारा लिखे हुए पुस्तकें हैं, इन सब का प्रकाशन होता है। और उसके द्वारा 5 परमागमों को और जो गुरुदेव के समय में छप रहे थे सब ग्रंथ वहाँ सोनगढ़ से, वो 1 साल में अवेलेबल कराया था। गुरुदेव श्री के प्रवचनों को भी सोनगढ़ से गुजराती में प्रकाशित होते थे, हिंदी में उपलब्ध नहीं थे, हिंदी में प्रकाशित किए गए। दादा ने धर्म के 10 लक्षण लिखी और सत्य की खोज लिखी, फिर विद्यालय खुलने के बाद क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक लिखी, नए चक्र लिखी। ये कालजयी कृतियाँ हैं। बड़े दादा ने प्रथमान योग के क्षेत्र में बहुत सारा साहित्य लिखा है। करीब 400 ग्रंथ हम छपाते हैं और 400 ग्रंथ हमारे यहाँ बिक्री में रहते हैं। बाज़ार में जो किताब आपको
100 रुपये में मिलेगी, हमारे यहाँ वो किताब 10 रुपये में मिलती है। हम 1 पैसा नहीं कमाते, लेखक 1 पैसा नहीं लेता, प्रकाशक 1 पैसा नहीं लेता, उसमें भी लोग कहीं कीमत कम करने के लिए पैसा दे देते हैं, तो वो पैसा भी हम उसमें कम कर देते हैं। इस तरह से होता है। पुस्तक की कीमत आधी की आ जाए, क्योंकि गुरुदेव को प्रचार प्रसार, शास्त्र का प्रचार प्रसार होवे, ये बहुत भावना रहती थी, ये मुझे पता था। ये सब्सिडाइज होता है, एक जो इसको नहीं खरीदने की इच्छा है वो भी खरीद के लेके जाता है। फिर आज नहीं पढ़ रहा, कब टर्निंग पॉइंट आ जाए उनका भी, जरा सा भी कोई दुख हुआ तो जरा सी शास्त्री जी अपने सो रहा है यार, साथ में बाजी में अलमारी में रखी यार, तो फटाक दे से निकालेगा, मेरा इसमें समाधान है या कुछ दिमाग में, तो निकाल के पढ़ सकता है, और उसको तो तुरंत एक साक्षात सामने नजर आएगा। आज अनेक मंदिरों में अपने साहित्य हैं और वो पढ़ते हैं उनको। मैंने खुद ने वर्धमान सागर जी के संग में साहित्य भेजे हैं, अपने स्मारक के साहित्य भेजे हैं, उन्होंने मंगाए हैं। डॉक्टर साहब की 12 भावना, क्रमबद्ध पर्याय मैंने खुद ने भेजी है। विद्यालय खुलने के 1 साल पहले आत्मधर्म का संपादन का काम दादा को सौंपा गया। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो है उस पत्रिका के पहले 2000 ग्राहक थे, और उन्होंने अपनी मेहनत से 1 साल में उसके 6000 ग्राहक की संख्या कर दी थी। फिर बाद में वो वितरा विज्ञान में कन्वर्ट हो गया। वितरा विज्ञान तो मुख्य रूप से गुरुदेव श्री के प्रवचन और डॉक्टर भारील जी जो अपने संपादकीय में विशेष लिखते थे, उनकी मुख्यता से ही प्रकाशित होता था। वो गुरुदेव के प्रवचन अनुवाद करके छपते हैं। जिन ग्रंथों का पहले अनुवाद हो चुका है वो प्रवचन गुरुदेव के नहीं छपते हैं। और दादा की भी जिन विषयों के ऊपर कलम चलती है, वर्तमान में जो लिखा जा रहा है वो विषय वितरा विज्ञान में प्रकाशित किया जाता है। पुस्तक पब्लिश हो जाने के बाद में प्रकाशित नहीं किया जाता। वितरा विज्ञान एक आध्यात्मिक पत्रिका है और उसके जो पाठक हैं वे पाठक भी इसी प्रकार के विषय को पढ़ना पसंद करते हैं। जो मुख्य रूप से समाचार को स्थान दे, गतिविधियों को स्थान देवे, इसके लिए जैन पथ प्रदर्शक अलग से प्रकाशित करना पड़ा। पत्रिका में तत्व का निरूपण, गुरुदेव श्री के प्रवचन और पूरे देश में जहाँ जहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं उस सब का ज्ञान उस पत्रिका के माध्यम से मुमुक्षुजनों को मिलता है। साथ में अनेक लेख रीति नीति संबंधी भी आते हैं। संस्था की रीति नीति क्या है, समाज में कोई तत्काल कोई विवाद या कोई बात खड़ी होती है तो उस संबंध में भी सही जानकारी, सही स्थिति उसके माध्यम से प्रसारित की जाती है। हमारे समाज में शांति स्थापित करने में भी एक उसका योगदान है। वितरा विज्ञान मासिक पत्रिका आध्यात्मिक दृष्टि से और समाचार की दृष्टि से जैन पथ प्रदर्शक निश्चित रूप से उस समय भी था और अभी भी सर्वाधिक प्रसारित होने वाला। इन सब चीज़ों ने जो है समाज में वास्तव में स्वाध्याय की क्रांति न केवल खड़ी की बल्कि उसको निरंतरता प्रदान की। कुल 8 भाषाओं में साहित्य प्रकाशित हुआ है। कुल 456 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है और कुल 78 लाख से अधिक संख्या में पुस्तकों का विक्रय हुआ है। स्मारक ट्रस्ट से प्रकाशित वीतराग विज्ञान मासिक पत्र 3 भाषाओं में प्रकाशित होता है, जिसकी सदस्य संख्या है 10,300। जैन पथ प्रदर्शक पाक्षिक समाचार पत्र है, जिसकी सदस्य संख्या है 3,580। एक समाज में प्रवचन के अलावा पूजन विधान, प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक, इस तरह की गतिविधि भी बहुत होती है और उस विधान के माध्यम से आकर्षित होकर के लोग आते हैं। तो इसलिए वो विधान कैसे करना, प्रतिष्ठाएं कैसे करना, पंचकल्याणक कैसे कराना, इसकी भी एक सामान्य ट्रेनिंग विद्यार्थियों को दी जाती है। कि यहाँ विधान और प्रतिष्ठा सिखाते हुए भी सिर्फ हमने विधान करा दिया, गा दिया, बात खत्म, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसके माध्यम से भी तत्व परोसा जाता है। स्मारक से कहें या टूडरमल स्मारक ट्रस्ट से आयोजित जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक तो पोपडम नहीं होता, पाखंड नहीं होता, पब्लिक को बहकाया नहीं जाता, एक एक समय का यूज होता है, उसमें ज्ञान की प्रधानता है। उसमें अध्यात्म में मुख्यतः ऐसे रखते हैं जैसे मान लो उनके भजन भी होते हैं तो पूरे अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, पूजाएं भी होती हैं तो पूरे अध्यात्म से जुड़ी हुई होती हैं, और जो क्रियाएं भी होती हैं तो उनमें सारे जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो भी सारे तत्व से जुड़े हुए होते हैं।
और ज्ञान की प्रधानता होने के कारण जो भव से डरे हुए लोग अपने घरों से समय निकालकर कार्यक्रमों में आते हैं तो उनको मन में एक संतोष होता है कि हमको मूल तत्व ज्ञान मिला है, जीवन जीने की कला मिली है। एक्चुअली 1984 में विवेक विहार दिल्ली में पंचकल्याणक था स्मारक, जयपुर स्मारक के द्वारा। वहाँ पे अपने बड़े दादा रतन चंद जी, उनका प्रवचन दोपहर में चल रहा था तो मैं चला गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उन्होंने वो प्रकरण ले रहे थे और उसमें एक बात आई कि भाई आप कहाँ से आए हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हैं। मेरे को वो बात बड़ी एकदम लग गई और मैं चिंतन करता रहा। चिंतन करते करते घर पहुंचा और सारी रात मैं नहीं सो सका। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। मैंने कहा मेरा तो जीवन, अभी मेरी 35 साल की उम्र है और मैंने तो ऐसे ही गंवा दिया। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। इस प्रकार मैंने अपने विद्यार्थियों को कुंद कुंदाचार्य की परंपरा से चलती हुई शुद्ध तेरा पंथ दिगंबर जैन आमनाएं सिखाई और देश व विदेश में 100 से अधिक पंच कल्याणकादी महोत्सव कराए। द्वितीय वर्ष शास्त्री के छात्र अब जैन दर्शन के गूढ़ तत्वों को समझने में सक्षम हैं, अतः उन्हें अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ ही पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। उनको पढ़ाया जाने वाला हर शास्त्र 2 वर्षों में विभाजित करके आद्योपांत पढ़ाया जाता है। उन्हें प्रथमानुयोग के लिए आदि पुराण व महापुराण, करणानुयोग के लिए गोमट सार कर्म कांड व जीव कांड, द्रव्यानुयोग के स्वाध्याय के लिए समय सार और नयों के विशेष ज्ञान के लिए परम भाव प्रकाशक नए चक्र पढ़ाया जाता है। पंडित टोडर मल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक व न्याय के लिए तत्वार्थ राजवार्तिक, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा आदि ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। इस प्रकार 5 वर्षों में छात्रों को छोटे बड़े 55 ग्रंथों का गहरा अध्ययन कराया जाता है। आइए देखते हैं कैसी चल रही है इनकी शिक्षा। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का सेंटर आइडिया ये है कि यह शास्त्र में जीव के जितने प्रकार से भेद बताए गए हैं उन भेदों को तो समझता है, लेकिन उन भेदों में यह मेरी बात है ये बात वो नहीं समझता। ठीक है, ये जीव शास्त्रों को पढ़ता है, जीव के भेदों को जानता है, गुणस्थान मार्गना स्थान आदि को जानता है, परंतु ये मेरी चर्चा है, ये ऐसा जीव मैं हूँ ऐसा नहीं जानता, ऐसा भाव भाषण नहीं होता, इसीलिए इसके जीव तत्व संबंधी अन्यथा रूप होता है। वंदित्व सर्व सिद्धि। आज का मेरा विषय है क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप। इसमें 2 शब्द है, क्रमबद्ध और पर्याय, जिसमें पर्याय है विशेष्य और क्रमबद्ध है विशेषण। किसी भी वस्तु का स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक होता है, तो यह जानना अति आवश्यक है कि क्रमबद्ध पर्याय क्या है। उत्तर ये मिलता है कि क्रमबद्ध पर्याय ना तो द्रव्य है, ना गुण है और ना ही पर्याय। तो क्या यह अवस्तु है? नहीं, यह अवस्तु न होकर पर्यायों की व्यवस्थित व्यवस्था है। इसी का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अर्थात जो कार्य जिस क्षेत्र जिस काल में तथा जिस निमित्त से होना है, वह कार्य उसी क्षेत्र उसी काल तथा उसी निमित्त से होता है। इसे हम क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से समझते हैं। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय क्रमबद्ध पर्याय को समझने में आने वाली कठिनाइयाँ एवं उनका निराकरण। जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं समझना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा कारण है एक तो पक्ष व्यामोह और दूसरा क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करना, उसमें पराजय की भावना होना। क्रमबद्ध पर्याय एक ऐसी चर्चा जो अव्यवस्थित दिखने वाले जगत को भी व्यवस्थित बताती है, बिगड़े हुए काम को भी बना बनाया बताती है। ऐसी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि सर्वज्ञता से की जाती है, परंतु प्रश्न उठता है कि आखिर सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय में क्या संबंध है। क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है, विरोधी नहीं, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय से ही सर्वज्ञता की सिद्धि होती है।
युवाओं के मन में तत्व ज्ञान बसाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपितु सबसे कठिन कार्य है और इस वर्ग को आकर्षित करने के लिए अनेक नवीन और रोचक गतिविधियां संचालित की मेरी ही एक संस्था ने। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट नीति का निर्धारण करता है, साहित्य का प्रकाशन करता है, पाठशालाओं का कोर्स उसने तैयार की, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की के प्रशिक्षण शिविर उसने लगाए और इन्हें गांव-गांव में ग्रास रूट लेवल पर क्रियान्वित करने का काम युवा फेडरेशन करता है। आज हमारी देश भर में जो तत्व प्रचार की गतिविधियां चलती हैं वे युवा फेडरेशन की 250 से अधिक शाखाओं के माध्यम से चलती हैं। वे अब स्थानीय स्तर पर दैनिक भक्ति पूजन का कार्यक्रम करते हैं, पाठशालाओं का संचालन करते हैं, स्वाध्याय का संचालन करते हैं, साहित्य को घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं और समय समय पर शिक्षण शिविर आयोजन करते हैं, तीर्थ यात्राएं वगैरह भी आयोजित करते हैं। यात्राओं से हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम एक गेट ओपन करें, हम लोगों के लिए गेट ओपनर बने। तत्व प्रचार के नाम पे लोग सुनने को तैयार नहीं है, आगने को तैयार नहीं है, बात करते नहीं है। हम अगर कहते हैं चलो यात्रा में चलते हैं, यात्रा में चलते तो किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को नए मंदिर देखने का शौक होता है, किसी को लगता है इस यात्रा में, इस तीर्थ यात्रा में ही धर्म है, तो वो लोग आते हैं। और कोई भी यात्रा हमारी ऐसी नहीं होती जिसमें हम जनवाणी की बात ना करें। हम कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसमें प्रवचन रखते हैं जिससे उन्हें मूल तत्व ज्ञान से वो आकर्षित हो सकें। उसमें हमारा उद्देश्य होता है कि हम गेट ओपन करें, लोगों की एंट्री आसान बनाएं जिससे लोग उसके नाम पर आएँ और मूल तत्व ज्ञान को समझें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि युवा फेडरेशन ऐसी एक यूनिक संस्था है जो कि मात्र आत्मानुभूति और तत्व प्रचार के उद्देश्य को लेकर के बनी हुई है और यही कारण है इसकी प्रगति का। जब कोई रथ विद्वानों के साथ किसी समाज में जाता है, किसी स्थान पर जाता है, तो वहाँ के लोग जुड़ते हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, समाज के छोटे बड़े सब प्रकार के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में हम अपनी बात कह सकते हैं। इससे पूरे समाज में एक मोमेंटम क्रिएट होता है। रथ चलाने का मूल उद्देश्य तो ये है। बाबू भाई के उद्देश्य तो यही था कि गुरुदेव का जो तत्व प्रचार है ये अभी कई लोगों तक पहुँचा भी नहीं है कि ऐसे ऐसे गाँव छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे शहर में गुरुदेव सब जगह तो जा सकते नहीं थे। अपना जो पहले बाबू भाई पंडित जी और खिमचंद भाई बाहर जाते तो जो कोई विद्वान भी नहीं थे, जाते भी नहीं थे, तो पहुंचाने तो संदेश पहुंचाने के और गुरुदेव तो आकर्षण करने के उद्देश्य मूल तो तत्व प्रचार के सारे जीव ये तत्व को समझे और उनका कल्याण करे, इसी भावना से मैंने ज्ञान रथ के लिए उनको स्वीकृति दे दी और उससे मैंने कहा कि इससे पूरे गांव-गांव जा कर के प्रवचन भी करें और इसका अपने साहित्य की बिक्री भी करें कम मूल्यों में। और उन रथ को चलाने के लिए उस रथ में रात दिन मेहनत करके आगे से आगे व्यवस्था बनाने वाले समर्पित विद्वानों की टीम चाहिए, समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम चाहिए। और लोहाड़िया जी और अपने आलोक जी कारंजा, राजकुमार जी उदयपुर, अजीत जी अलवर, ऐसे कई पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस रथ के संचालन में बहुत गहराई से योगदान दिया है। हमारी एक अद्भुत योजना है जो युवा फेडरेशन ने स्टार्ट की थी, ग्रुप शिविर की योजना, और वह योजना आज देश भर में बहुत ही पॉपुलर है। ग्रुप शिविर का वैसे कंसेप्ट ही ये था कि हम ग्रुप शिविर ऐसे गांवों में, ऐसे स्थानों पर लगाएंगे जहां ना तो कोई विद्वान जा पाता है, न जहां कोई साधु या ब्रह्मचारी या मुनिराज जा पाते हैं। वे 7 दिन तक पाठशालाओं का संचालन करते हैं, तत्वज्ञान से जुड़ी समस्त गतिविधियां क्रियान्वित करते हैं। 7 दिन के बाद में उनकी परीक्षाएं लेते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और वहां से लौट आते हैं। इसकी खूबसूरती ये रही कि इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता था। विद्यार्थी खुद ही प्लानिंग करते थे, विद्यार्थी खुद ही आपस में डिवोटी होकर के काम करते थे और विद्यार्थी उसको इम्प्लीमेंट करते थे। और इसके लिए जो हमारे नए बच्चे हैं जो एनर्जी से भरे हुए होते हैं वे जाते हैं और वे एज ए सेना की जैसे अपनी सारी मेहनत करते हैं, सब खर्चा करते हैं और रात दिन श्रम करते हैं और श्रम का परिणाम भी आता है। और विद्यार्थियों को ये लगता था उनका काम, इसलिए उन्हें लीडरशिप डेवलप होती थी। विद्यार्थी लोग समाज में जाके काम करना सीखते थे और उनके आज रिजल्ट तो पूरी समाज के सामने है कि धीरे धीरे उन्हीं गाँवों में से हमारे पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं जो यहाँ 5 साल रह कर के पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर विद्वान बनते हैं। स्मारक शिविर तो सब जगह लगते थे, ये गांव-गांव में शिविर, क्योंकि छोटे छोटे गांवों से आना, शिविर में रहना, उनका इंतजाम करना बहुत मुश्किल काम है। तो
क्यों ना उन तक जा कर के वहाँ उनको सिखाया जाए। तो ये भी देन तोडरमल स्मारक की है और दादा की है, छोटे दादा की। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की कुल 292 शाखाएं हैं। 17 वर्षों में कुल 69 ग्रुप शिविर का आयोजन किया गया और एक बार में कम से कम 50 स्थानों पर लगाया जाता है। पर्वों के अवसर और विधानादि कार्यक्रमों में समय समय पर देश विदेश के मुमुक्षु मंडलों द्वारा की जाने वाली विद्वानों की मांग के अनुसार 500 से अधिक विद्वानों की पूर्ति करना मेरा ही एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे मैं अनेक वर्षों से करता आया हूं। मुक्त विद्यापीठ शुरू हमने इसलिए की थी क्योंकि बहुत सारे लोग टोडरमल स्मारक में रह करके पढ़ना चाहते थे, खास करके लड़कियां, कि जो यहाँ पर आके शास्त्री नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी उम्र निकल गई है, वो भी इसका अध्ययन करना चाहते हैं, बहुत डिमांड भी करते हैं कि हमें भी पढ़ाइए, लेकिन उनके लिए हम सुविधाएं नहीं यहाँ पर दे सकते कि शास्त्री आप घर बैठे कर सकते हैं और इसको आपका सिलेबस पाठ्यक्रम घर पे पहुँचाया जाएगा। कि विद्यार्थियों के लिए जो हम परीक्षाएं लेते हैं, वे पेपर हम आपको देंगे, वे नोट्स हम आपको देंगे, आप पढ़ लो, और कोई क्वारीज हो तो आप हमसे फ़ोन पे सॉल्व कर लो। जहाँ जहाँ तक लोग हैं सब कुछ मूल ग्रंथों से अध्ययन करेंगे, तत्व ज्ञान को स्वयं पढ़ेंगे, जिससे उन्हें कोई भ्रम उत्पन्न पैदा करने वाला नहीं होगा। और जिस दिन से वो मुक्त विद्यापीठ का पाठ्यक्रम संस्था से शुरू हुआ, आप देखो कि टोडरमल स्मारक में तो 700 विद्यार्थी पढ़े, लेकिन मुक्त विद्यापीठ में अभी 2200 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं और लगभग 350 विद्यार्थी 5 साल की क्रमशः परीक्षा दे करके विद्वान बन करके निकल गए हैं। विद्यालय के छात्र अंतिम वर्ष तक आते आते जिन वाणी की ज्ञान गंगा में पूरी तरह निष्णात हो चुके हैं, प्रति वर्ष होने वाली गोष्ठियों, वाद विवाद आदि प्रतियोगिता, छात्र प्रवचन व 10 लक्षण पर्व पर किए जाने वाले प्रवचनों के माध्यम से उनकी वक्तृत्व शैली परिपक्व हो चुकी होती है। इस प्रकार चतुर्मुखी विद्या व ऑन ग्राउंड अनुभवों से मेरे विद्यार्थी विद्वान बन समाज के लिए तैयार होते हैं। मैंने ये सीखा है, मैं हमेशा कैपिटल होना चाहिए, आत्मा हमेशा ऊर्ध्व होना चाहिए। आप कुछ भी करें जीवन में, कभी भी आत्महित गौण नहीं होना चाहिए। सर्वज्ञता उसका सिद्धांत और उससे जुड़ते हुए जितने भी सिद्धांत हैं क्रमबद्ध पर्याय, इनका बहुत गंभीर स्वरूप ख्याल में आया। यदि सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा, तब तक पर्यायों का स्वरूप ख्याल में नहीं आ सकता। यदि पर्यायों का नहीं आएगा, तब तक कुछ ना कुछ फेर फार करने की बुद्धि बनी रहेगी। समय सार की दूसरी गाथा, जिसमें समय की चर्चा की गई है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। सद्ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्वसमय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय। इस गाथा में कुंद आचार्य देव समय के दो भेद, स्व समय और पर समय की चर्चा कर रहे हैं। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ जब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित होता है, तब स्वसमय कहलाता है। और वही कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होता है, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब पर समय कहलाता है। इस तरह स्वसमय पर समय की व्याख्या इस गाथा में की गई है। यहाँ जो समय लिया है, वह समय नामक पदार्थ लिया, वो कौन सा समय है? प्रमाण के विषयभूत जीव नामक पदार्थ को समय शब्द से कहा गया है। कौन सा जीव नहीं लिया है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का जो विषयभूत शुद्ध जीव है, उसे यहाँ समय रूप से नहीं लिया गया है।
यानी यहाँ प्रमाण के विषयभूत जीव पदार्थ को लिया है, शुद्ध नय का विषयभूत जो जीव द्रव्य है उसे अभी यहाँ नहीं लिया है। प्रवचन सार इसकी 86वीं गाथा में, उसके आलोक में आज हम लोग कैसे मोह का नाश कर सकते हैं, हम मोह के नाश में कहाँ अटक रहे हैं, हमारी कहाँ भूल रह रही है, हमारा प्रयोजन सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहा है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य देव कहते हैं, यदि तुम सुखी होना चाहते हो, यदि तुम मोह का नाश करना चाहते हो, तो भाई बहुत ही गहराई से, सम्यक रूप से जिन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए कि यदि मोह का नाश करना चाहते हो तो द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जिन अरहंत भगवान को जानो। सिर्फ जिनेंद्र भगवान को ही नहीं, लेकिन उनको जान करके यदि आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय से आप जानेंगे तो निश्चित रूप से दर्शन मोह का नाश हो जाएगा। महाराज, फिर चारित्र मोह के नाश करने की विधि क्या है? अब दर्शन मोह का नाश हो गया है तो एक बहुत बड़ा चोर हमारे दर्शन को लूटने के लिए हमेशा घूमता रहता है। इसीलिए बिल्कुल जागृत होकर के राग द्वेष के बिना आत्मा में स्थिरता करेंगे तो चारित्र मोह का भी नाश हो जाएगा। आपकी भाषा शैली अच्छी है, विषय की तैयारी भी अच्छी की थी, प्रस्तुतिकरण भी अच्छा रहा है। गाथा प्रारंभ करने से पहले यदि उत्थान निकाल लेते तो गाथा में क्या विषय आ रहा है वो और अच्छा होता और प्रभावशाली रहता। अगले 50 सालों में मैं देख रहा हूं कि अभी हम कम से कम हर साल 100 विद्यार्थियों का एडमिशन हम करें और इसकी ब्रांडिंग इतनी ऊंचाई तक ले जाएं, इसकी ब्रांडिंग इतनी बड़ी बना दें कि लोग शास्त्री करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ, जब हम अपने ही बहुत नज़दीकी लोगों से बात करते हैं कि आप क्या करते हो, तो हम कहते हैं हम शास्त्री करते हैं। जैसे शास्त्री तो ठीक है, इसके बाद बताओ और क्या करते हैं, कि लौकिक में क्या करते हैं। अरे भाई शास्त्री है ना, लौकिक नहीं ये तो ठीक है, लौकिक में आपके बच्चे और क्या करते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि शास्त्री राजस्थान विश्वविद्यालय की एक डिग्री है जो ग्रेजुएशन की है, वो जैन दर्शन से होती है, संस्कृत और प्राकृत माध्यम मीडियम से, और वो जो डिग्री है उसके बाद वो बच्चा कुछ भी कर सकता है जो वो चाहता है वो। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से कि अगर आप अपना भव सुधारना चाहते हैं, अपने परिवार का भव सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, इस जन्म और अनंत आगे के जन्मों के भी अगर कुछ आप कल्याण करना चाहते हो उसका, तो आपके बच्चों को पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय में भेजिए। हम तैयार हैं आपके बच्चों में वो तत्व ज्ञान के बीज बोने के लिए, जिससे उनका और आपका भविष्य सुधरेगा और ये मनुष्य भव भी सफल होगा। तो अभी हम अभी बच्चों को अभी शिक्षा नहीं देंगे इन बच्चों को, तो इनकी जो आगे की जनरेशन होगी तो वो भी फिर धर्म में नहीं लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को धर्म की ओर लगाना। तो इनमें संस्कार रहेंगे तो ये अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, तो पीढ़ी 2-4 पीढ़ी तो हमारी सुरक्षित हो जाएंगी। उत्तर भारत में अगर तत्व प्रचार का श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए, जो स्वामी जी के अवसान के पश्चात शून्यता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा मुझे भी डर था, भय था, और अन्य लोगों को भी जो उस समय थे उनको भय था। तो उसका अगर एकमात्र श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो टोडरमल स्मारक को दिया जा सकता है, जिन्होंने इस तत्व प्रचार की गंगा को उत्तर भारत में बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया, फैलाया और पल्लवित किया। एक जो मैं बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, सर्वज्ञ की वाणी की शुद्धता को, प्योरिटी, जैन रिलीजन की, जैन फिलॉसफी की, जैन दर्शन की शुद्धता को हमने बरकरार रखा। आज से स्मारक से पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी जहाँ पे जैन दर्शन सही मायने में समझाया जाता हो। रूढ़िवादिता चल रही थी, सब पूजा करने आते हैं, करते चले जाते हैं, उसी को हम धर्म मान बैठे थे। 700-800 विद्यार्थी अपना पंडित बन गए। इससे काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। गुरुदेव का तत्व हिंदी
प्रांत में स्मारक के वजह से ही हुआ है और डॉक्टर साहब की वजह से ही हुआ है। अपने शिष्य की इतनी खुल के प्रशंसा गुरुदेव के मुख से होना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा मिल गया, गोदिका को बहुत अच्छा मिल गया। हुकुमचंद गोदिका का बड़ा भाग्य है जो उसको हुकुमचंद जैसा पंडित मिल गया। हमारा तो बहुत आशीर्वाद है। इस तरह के उद्गार गुरुदेव के दादा के बारे में छपे हुए। मतलब ये एक बहुत सेटिस्फेक्शन देता है कि फादर जो चाहते थे वो चीज़ वाकई में, जैसा कि कहते हैं ना कि हमें भीड़ नहीं चाहिए उसमें, चाहे 5 ही हों, बट 5 भी अगर सुधर जाते हैं तो बहुत होता है। तो यहाँ तो 800 तो सुधर चुके हैं, हमारा अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और 800 और दूसरों को सुधारेंगे। तो ये तो चीज़ एक बहुत ही, मतलब जो सोचा था उससे अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हो गई। सत्य बात तो ये है कि यदि किसी चीज़ की महिमा समझना हो तो उसके अभाव की कल्पना करके देखिए तो मालूम पड़ जाएगा कि उसकी कितनी महिमा है। यदि टोडरमल स्मारक ना होता तो आज पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान जो 10 दिशाओं में गूंज रहा है वो शायद इतना नहीं गूंज पाता। आज तक के सफर में अनेक लोगों का प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग मुझे मिला है। यहां मैं किन किन को याद करूं, किन किन को छोड़ूं, पर कुछ नाम ऐसे हैं जिनको याद किए बिना ये दास्तां अधूरी रह जाएगी। स्मारक जो है जिसने इतनी तरक्की करी उसका सबसे बड़ा राज ये है कि उसके कॉरपोरेट तरीके से उसने सारा मैनेजमेंट किया और राज उसी पद चिन्हों पे चल रही है और इसीलिए आज इतनी सक्सेसफुल है। इट इज़ सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। जहाँ तक शास्त्र का काम है वो तो पंडित साहब ने संभाला, जहाँ तक मैनेजमेंट का काम है वो पाटनी साहब ने संभाला। वो उसके शुरू से ही नेमीचंद जी साहब पाटनी इसके महामंत्री रहे और उन्होंने सारी व्यवस्था उन्होंने करी, कैसे करना, क्या करना, और जहाँ तक फाइनेंस का था वो फादर ने देखा। उन्होंने अंत तक अपना पूरा समर्पण स्मारक को ही दिया। दादा पंडित रतनचंद जी साहब भारेल वे विद्वान और मूक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वे इस विद्यालय से जुड़े महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में बच्चों के शिक्षण में और साथ ही साथ सरल लोक भाषा में साहित्य की रचना करके जन जन तक पहुंचाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस महाविद्यालय के माध्यम से जो 700 से अधिक स्नातक अभी निकल चुके हैं वे उन सब के गुरु हैं। सचमुच इस मायने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस संदर्भ में मैं याद करना चाहूँगा श्रीमान पूनमचंद जी साहब छाबड़ा को, जो कि एक व्यापारी थे, आत्मार्थी थे। पहले तो हमारे यहाँ छावड़ा जी थे जो हमारे समझ लो धन कुबेर कहलाते थे। वो वे खड़े हो जाएं तो कोई समाज का कोई आदमी उनकी बात को टालने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें तो किसी से कह दिया तेरा इतना रुपया, हमने लिख लिया कि हाँ साहब कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं कि कोई ये समझता था कि उनने हमें ऊपर ज़बरदस्ती की, सब ये समझते थे उनने हमें कहकर हम पे उपकार किया है। अध्यात्म की रुचि के कारण इस मिशन से जुड़े और उन्होंने इस मिशन के वित्त पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी भी कार्य को यदि सराहने वाले मिलते हैं तो कुछ आलोचक भी मिलते ही हैं। ऐसे आलोचकों को सदा ही मैंने अपने आप को परिमार्जित करने के रूप में ग्रहण किया और अपने काम के प्रति सदा समर्पित रहा। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की एक पॉलिसी रही है कि हम किसी का विरोध नहीं करते। कोई हमारा भी विरोध करता है तो हम या तो चुप रहते हैं, उसका जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपना काम करने के लिए आए हैं, किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। अपन हम तो जैन दर्शन के हैं। स्मारक से जो विद्वान भी गए वो भी कभी ये थोड़ी कहते हैं कि गुरुदेव ने ये कहा, वो भी यही कहते हैं ना कि समय सार में ये लिखा है। वो कहते वही हैं जो शास्त्र में लिखा है और उसी को वो बताते हैं। इस विद्यालय से बनने वाले विद्वान जिनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से अपने अहम का पोषण करना नहीं है, अपितु एकमात्र पवित्र भावना है कि जीव किसी भी प्रकार से अपने स्वरूप को समझे, शांति प्राप्त करे। इसलिए कितना भी विरोध हो, लेकिन पंचम काल के अंत तक ये विद्यालय अपना कार्य करेंगे और उसकी जो भावी योजनाएं हैं वो भी मात्र इतनी हैं कि
कि मैं देख रहा हूँ जो हमारे युवक हैं, जो हमारी विडंबना है वो ये है कि वो मूल तत्व ज्ञान से भटकते जा रहे हैं। और हमें यंगस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि हमें उस तरीके से कुछ अपनी तैयारी करनी होगी, प्रेजेंटेशन बनानी होगी जिससे वे आएँ और एक बार उनके लिए ऐसा गेटवे बनाना पड़ेगा जिससे वो एक बार एंट्री करें। अब हम ऑनलाइन टीचिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बच्चे जब चाहें और जहां चाहें अपने कन्वीनियंट टाइम पर वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले 5 से 10 सालों के अंदर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम उसकी प्लानिंग में भी हैं कि किस तरह से हम इसको आगे लेके जाएं। प्रगतिशीलता को अपनाकर ही विकास की प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान की जा सकती है। इसलिए मैंने भी नए संसाधनों को अपनाने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है। गुरुदेव की अंतिम स्थिति हुई थी, अंतिम समाधि, उसी टाइम जो अग्निदाह चलता था स्वाध्याय हॉल के कंपाउंड में, जब भी भारिल जी ने खड़े होके बोला कि हमारे शरीर में खून रहेगा ता तक हम टोडरमल स्मारक भवन नहीं छोड़ेंगे और बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर हुकुमचंद भारत ने तो एक कल्पना भी नहीं होती और ये ऐसा वातावरण भी नहीं जमता और होता भी नहीं। ये उनका मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसे पूरा श्रेय इनका, इनके मगज में दिमाग में ये रखा विद्यालय का पाठ्यक्रम नया बनाना, क्या देना है समाज को, विद्यालय कैसे चलाना है, क्या कर कैसे योजना बनाने, कितने साल का कार्यक्रम है, कितने प्रोग्राम रखा, शास्त्रीय, ये सब इनकी सूझ है। हाँ, एक घटना में कभी जीवन भर नहीं भूल सकता। जब मैं टोडरमल स्मारक में आया तो किसी अन्य संस्था से एक व्यक्ति भेजा गया छोटे दादाश्री के पास कि इसको मत रखना। तब छोटे दादाश्री ने ये कहा कि जिसका हमारे यहाँ एडमिशन हो गया उसको हम दोबारा नहीं निकाल सकते। उन्होंने ये तक कहा कि यदि आप इनको रखेंगे तो हम आपकी संस्था में नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा आओ या मत आओ, लेकिन हम संजय को नहीं निकालेंगे। आज वो घटना याद करके मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि यदि दादाश्री मुझे ना रखते तो आज मैं इस दशा तक नहीं पहुंचता। मन अंदर से ये बोलता है कि यदि मैं स्मारक नहीं आया होता तो कहाँ सड़े तिनके की तरह बहता, वो कह नहीं सकता। प्रेरणा स्रोत तो कांजी स्वामी हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत में हैं, परंतु उनकी बात को पहुंचाने वाले, उसके बाद मैं अगर दूसरा नाम लेता हूं तो डॉक्टर हुकमचंद भारिल का है। और दादा का तो कहना रहा ही है, दोनों दादा बोला करते हैं कि विद्यार्थी फेल नहीं होता, अगर कुछ कमी रह जाती है तो अध्यापक फेल होता है। और जब हमने शुरुआत की थी तब हमने दादा को पत्र लिख करके कहा था कि जो कुछ भी अच्छा होगा वो सब आपका है और उसे अच्छा समझ करके आप मेरी गुरुदक्षिणा समझना। वो दादा कहें चाहे स्मारक कहें, दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों एक से जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी है उन्हीं की देन है, नहीं तो शून्य है, कुछ भी नहीं है अपना। तो टोडरमल स्मारक की काम की सक्सेस के पीछे जो कोई नीति अगर रही है तो ये कि दादा के पास आप कोई भी काम लेके जाओ तो वो उसको इतने जल्दी हाथ में नहीं लेते। पहले वो उसका इम्पैक्ट देखेंगे, उसका फ़ायदा देखेंगे। फ़ायदा देखने के साथ साथ वे ये देखेंगे कि इसकी प्लानिंग कितनी गहरी है। अगर उन्हें लगेगा कि लाइफ लॉन्ग चलने लायक है और इससे समाज को कोई फ़ायदा होगा तो फिर वो उस काम को हाथ में लेते, और जब कोई काम वो हाथ में लेते तो फिर वो काम इतनी प्रॉपर नियोजन के साथ होता कि फिर वो काम कभी रुकता नहीं। इसलिए टोडरमल स्मारक की एक खासियत रही है कि जो भी काम उसने आज तक हाथ में लिए हैं वे कभी बंद नहीं हुए। ये बात युगल जी ने एक बार प्रवचन में कही थी। युगल जी जयपुर के शिविर में थे और उन्होंने उस शिविर में प्रवचन में कहा कि डॉक्टर साहब के बिना तो टोडरमल स्मारक मात्र मिट्टी का ढेर जैसा है। और जब दादा पहुँचे और उन्होंने गुरुदेव को नमन किया तो उन्होंने श्रीफल दिया और कहा कि मोक्ष का श्रीफल तुम्हें देते हैं। और ऐसा बोला, बधा पंडितों पानी भरे छे। और इस प्रकार मात्र एक विद्वान के साथ ने मुझे एक जीवंत स्मारक बना दिया। हमको ये पक्का भरोसा है कि आगे 50 साल तो गारंटी से ये ऐसा ही ऐसा चलेगा, क्योंकि हमारे आगे के लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। जो विद्वान जो विद्यार्थी हैं ना, जिनको हमने यहाँ रखा हुआ है और रखेंगे भी, और कि वो एकदम A1 विद्वान हैं और उन्होंने हमारी पूरी रीति नीति समझी है और तत्व ज्ञान समझा है, तो वो इसको आगे चलाएंगे चलाएंगे चलाएंगे।
तो इसलिए 50 साल तक इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, ये मिशन बराबर चलेगा। ये थी मेरी पिछले 50 वर्ष की कहानी। लोग पूछते हैं कि मेरा स्वर्णिम दौर कौन सा था। आप ही बताइए, मेरा कौन सा दौर स्वर्णिम नहीं था? आप मेरे आने वाले 50 वर्षों के बारे में सोच रहे हैं। अब तो 800 जीवंत स्मारक बनेंगे, क्योंकि मैं उगता हुआ सूर्य हूं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं आरस अरूपी स्पर्शी, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध